21 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 111, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर, उपनिवेशवाद का अर्थ, उपनिवेशवाद से सार को विदेशी शासकों तथा औपनिवेशिक क्षेत्रों के बीच संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। उपनिवेश के अंतर्गत विदेशी शासन अपने अधीन औपनिवेशिक देश के बाहरी व्यापार और उसके आंतरिक विकास के संबंध में नीति निर्धारित करता है। इस मूल बात को ध्यान में रखते हुए उपनिवेश की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से उपनिवेश विदेशी शासकों की मातृभूमि की सीमा के बाहर वह देश व क्षेत्र है जिसके संबंध में व्यापारिक नीति एवं आर्थिक विकास के स्वरूप के निर्धारण में अंतिम निर्णय लेने का आधार विदेशी शासकों के हाथ में होता है। इस वाक्य से दो बातें की स्पष्टीकरण होता है। एक तो यहाँ एक शासक देश होता है और दूसरा एक विदेशी देश को जो शासन करता है। दूसरे, शासित देश के विदेशी आर्थिक संबंधों एवं देशीय विकास के संबंध में शासक देश नीतिकरण का काम करते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मूलतः शोषण आधारित है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलतः 4 आधार होते हैं जिनसे उसके स्वरूप का प्रकटीकरण होता है। पहला, कच्चे माल के प्रदायक। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मूलतः शोषण आधारित होती है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलतः 4 आधार होते हैं जिनसे उसके स्वरूप का प्रकटीकरण होता है। पहला, कच्चे माल के प्रदायक। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में विकसित साम्राज्यवादी देश के लिए यह कच्चा माल और अनाज जुटाने का कार्य करता है। यह इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए स्रोत होता है। उपनिवेशवादी देश को जहां एक और अपने विस्तारशील उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरे और स्वदेश के लोगों के लिए विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन में लगी कार्यशील जनसंख्या के लिए अनाज की ज़रूरत होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक की अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के लिए जिसका उदय 18वीं शताब्दी में हो चुका था, इन चीज़ों की ज़रूरत होती। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड को इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। आगे चलकर जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तब इन वस्तुओं की पूर्ति के स्रोत के रूप में भारत का और अधिक शोषण किया गया। देश के भीतरी भागों को बंदरगाहों से जुगाड़ने के लिए रेल लाइनें बिछाई गई। कृषि पदार्थों के निर्यातकों को विशेष रूप से अंग्रेज निर्यातकों को माल भाड़ा आदि संबंध में अनेक प्रकार की छूट देने की व्याख्या की गई। निर्यात करने एवं अधिक लाभ कमाने के प्रमुख उद्देश्य से चाय, कॉफ़ी, रबर आदि बागान फसलों से अधिक निवेश भी किया गया। अनाज के निर्यात के संबंध में भारतीय हितों की उपेक्षा करके ब्रिटिश हितों को महत्व दिया गया।
यहाँ तक कि अकाल की स्थिति में भी अनाज का निर्यात किया जाता रहा। संक्षेप में, अधिकतम संभव मात्रा में कृषि पदार्थों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक शक्ति का बड़ा कठोरता के साथ इस्तेमाल किया गया। दूसरा, विनिर्मित माल के लिए बाजार। एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि उपनिवेशकों को साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी देशों के विनिर्मित माल की बिक्री के लिए बाजार बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण भारत एवं यहाँ के निवासियों को गहरी चोट लगी। देश के लघु और कुटीर उद्योग जो विदेश व्यक्त थे और जिनके सहारे भारी मात्रा में स्वर्ण की कमाई होती थी, जानबूझकर नष्ट किए गए। इंग्लैंड में भारतीय विनिर्मित माल के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई। जब इससे भी काम न चल सका तो भारतीय वस्तुएं प्रतियोगिता करने में समर्थ बनी रही। तब उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार की संरक्षण व्यवस्था के फलस्वरूप सूती वस्त्र जैसे ब्रिटिश उद्योगों का विकास हुआ। मशीन से बिना ब्रिटिश माल भारतीय बाजारों में धड़ाधड़ आने लगा। इसे बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश माल पर शुल्क या तो हटा दिए गए या उन्हें दरें बहुत कम की गई। रेल भाड़े में भी छूट देने की व्यवस्था की गई। उधर स्वदेशी उद्योगों के नष्ट होने तथा आवश्यक सुविधाओं के अभाव से यूरोप को भारत के विनिर्मित माल का निर्यात लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत विनिर्मित माल के निर्यात के स्थान पर ऐसे माल का आयातक बन गया। औपनिवेशिक देश की यह एक प्रधान विशेषता होती है। तीसरा, विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र। एक अन्य विशेषता यह है कि उपनिवेशक को निवेश के लिए आकर्षित क्षेत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अधिकाधिक मात्रा में लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करने के संबंध में अतिरिक्त छूट की प्राप्ति के लिए विदेशी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में रेल विकास के संबंध में विदेशी निवेशकर्ताओं या कंपनियों को बहुत सस्ते भाव पर ज़मीनें दी गई। उन्हें ऊंची ब्याज दर की भी गारंटी दी गई। विदेशी और स्वदेशी के लोग के बीच भेदभाव की नीति का भी पालन किया जाता है। देश के लोगों की उपेक्षा करके विदेशी को निवेश के सिलसिले में तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसा कि भारत के साथ घटित हुआ, ये निवेश मुख्यतः बागान और खनिजों के क्षेत्र में किए जाते हैं। इस दिशा में अधिक लाभ कमाने के लिए औपनिवेशिक देशों की पात्रिक संविधा तथा वहाँ के सस्ते श्रम से पूरा फायदा उठाने के लिए हर संभव उपाय किया जाता है। खनिजों के निर्यात को, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, विशेष बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उपदान से लेकर साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी देश को निर्यात करने तक ही हर कड़ी पर
औपनिवेशिक देश को शोषण करने के उद्देश्य से विदेशी पूंजी का जहाजरानी, रेल परिवहन, बैंकिंग, बीमा व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जब हम इन तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं तब उपनिवेशक के संबंध में अधिनिकरण और शोषण का चित्र स्पष्ट उभरता है। इसका अवश्यंभावी परिणाम समृद्धि अथवा विकास का अभाव है। वस्तुतः भारत के साथ यही हुआ। शोषणात्मक शक्तियों की प्रतिक्रिया के प्रभाव से भारत के अधिशेष संसाधन देश के विकास के लिए प्रयुक्त होने के बजाय देश के बाहर चले गए। फलस्वरूप देश आर्थिक गतिहीनता के चक्कर में फंस गया। चौथा, आर्थिक गतिहीनता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लगभग 150 वर्ष तक भारत में ब्रिटिश शासन रहा। मोटे तौर से इस शासन के पूर्व उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत की आर्थिक दशा अच्छी थी। वास्तव में उस समय के अनेक यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ की आर्थिक दशा बेहतर थी। देश की खेती अच्छी थी और अनाज के संबंध में देश आत्मनिर्भर था। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग जो मुख्य रूप से दस्तकारी और छोटे पैगाम के उद्योग थे जमकर चल रहे थे। दूर दूर तक विदेश में इनका बाजार फैला हुआ था। अच्छी खेती और समृद्ध उद्योगों के फलस्वरूप व्यापार भी बहुत बड़ा चढ़ा था। पोत परिवहन क्षेत्र में भी देश बहुत आगे था। हमारे जहाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण हाथ बटाते थे। इस प्रकार उस समय देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा काफी मजबूत था और उसका स्तर ऊंचा था। उनके विभिन्न अंगों के बीच प्रायतः संतुलन भी था। सामान्य तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलती रहती और समय के साथ साथ देश में बड़े पैमानों के उद्योग स्थापित होते और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाने लगता। फलस्वरूप देश धीरे धीरे आधुनिक औद्योगिक विकास की व्यवस्था में पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासन के स्थापित होने से यह सामान्य प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। यही नहीं बल्कि प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलने लगी। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी ठेस लगी। इसका भीतरी संतुलन जाता रहा और इतना ही नहीं कि इसका विकास रुक गया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था गिरकर एक निम्न स्तर पर टिक सी गई। यह वह कालावधि थी जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देशों, अमेरिका, सोवियत संघ और जापान आदि में बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति की और अत्यंतः वे विकसित देशों की कोटि में गिने जाने लगे। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था इस काल में गतिहीन अवस्था में पड़ी रही। इसका आर्थिक विकास थमा रहा। फलस्वरूप देश में गरीबी और बेकारी बढ़ी और तुलनात्मक दृष्टि से देश आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया। प्रश्न क्रमांक 112।
ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण की विवेचना कीजिए। उत्तर। पहला, मुक्त व्यापार नीति। ब्रिटिश शासन ने अपने लाभ के लिए भारत में भी मुक्त व्यापार नीति को लागू कर दिया। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की दो आवश्यकताएं थीं। एक तो उन्हें निर्मित माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था, दूसरे उद्योगों को कच्चा माल व जनसंख्या के लिए अनाज चाहिए था। उनकी यह आवश्यकताएं भारत में मुक्त व्यापार नीति लागू करके ही पूरी हो सकती थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में मशीनों का बना सत्ता माल यहाँ आने लगा और यहाँ के उद्योग उनके सामने प्रतियोगिता में टिक न सके और नष्ट हो गए। इस प्रकार एक औद्योगिक देश खेतिहर देश बन गया। दूसरा, नवीन भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत राजकीय सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटिश सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना की। इसके अंतर्गत लगान वसूलने का कार्य जमींदारों को दे दिया। वे जमींदार किसान से ऊंचे लगान वसूल करते थे, चाहे फसल कैसी भी हो। लगान की दर पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार यह किसानों का शोषण करते थे। किसानों को कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए कोई प्रेरणा नहीं रही। जमींदार भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं लेते थे। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता कम होती गई। ऊंचा लगान व जुर्माने देने के कारण किसान महाराजाओं व जमींदारों के ऋणी हो गए और उनकी भूमि इनके पास पहुंच गई। इस प्रकार देश में भूमिहीन खेतिहरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा, कृषि की व्यवसायीकरण। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। कृषि के व्यवसायीकरण का आशय कृषि में किसान द्वारा अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकता वाली फसल के स्थान पर उन फसलों को प्राथमिकता दिए जाने से है जिनका देश व विदेशी बाजार में दृष्टिकोण से अधिक मूल्य होता है। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण किसान खाद्यान्नों फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करने कृषि के व्यवसायीकरण के पीछे प्रमुख कारण थे। पहला, ब्रिटिश सरकार की नीति, क्योंकि यहाँ उन वस्तुओं को उत्पादन कराना था जिनकी आवश्यकता ब्रिटिश मिलों व व्यक्तियों को थी। दूसरा, नए भूमि संबंधों के कारण किसानों को लगान चुकाने के लिए अब रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। तीसरा, परिवहन व संचार साधनों का विकास होने के कारण आवागमन सरल हो गया था। चौथा, नकदी फसलों की कीमतें ऊंची होने के कारण किसान को इनके उत्पादन में लाभ होने लगा था। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप गरीबी व ऋणग्रस्तता बढ़ गई। जोतों का उपविभाजन व विखंडन प्रारंभ हो गया। खदानों की कमी के कारण अकाल पड़ने लगे। साहूकार महाराज व व्यापारी वर्ग का उदय हुआ तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। चौथा, दस्तकारी व कुटीर उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन में पारंपरिक भारतीय उद्योग जो कि
बहुत विकसित थे उनको नष्ट कर दिया। उनके स्थान पर किसी अन्य उद्योग या आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं की। तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, पूंजी तथा वित्त जैसी आवश्यक सुविधाओं में कोई भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी तथा कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई। 19वीं शताब्दी के अन्य में सरकार ने जो उद्योग स्थापित किए भी उनका उद्देश्य ब्रिटिश निवेशकों द्वारा कम से कम समय में निजी लाभ कमाना था। मूलभूत व भारी उद्योगों की यहाँ स्थापना नहीं की गई, अतः औद्योगिक विकास यहाँ भली प्रकार न हो सका। 5वां, आर्थिक निष्कासन। ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप आर्थिक निष्कासन हुआ। आर्थिक निष्कासन का अर्थ है स्वदेशी शासनों का बड़ी मात्रा में दूसरे देश को अंतरण। भारत से प्रति वर्ष करोड़ रुपयों के कर, लाभ, ब्याज, उपहार, कर्मचारियों के वेतन, बीमा, परिवहन व्यय आदि के रूप में इंग्लैंड जाया करते थे। इसके अतिरिक्त कंपनी व बाद में ब्रिटिश शासन के साथ जो युद्ध हुए उनके खर्चे का भुगतान भी भारत को ही करना पड़ा। यदि इन साधनों को देश के आर्थिक विकास में लगाया जाता तो निसंदेह अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता। स्पष्ट है कि देश में आर्थिक गतिहीनता व गरीबी का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीतियां थीं, जिनका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था को। प्रश्न क्रमांक 113, ब्रिटिश काल में कठोर तथा हस्तकला उद्योगों के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा ब्रिटिश काल में कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों के विनाश पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत परंपरागत उद्योग तथा दस्तकारों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग बहुत विकसित तथा उन्नत अवस्था में थे। कताई बुनाई यहाँ के राष्ट्रीय उद्योग थे जो देश भर में फैले हुए थे। रंगाई, छपाई, सोने चांदी के धागों व वस्त्र निर्माण के कार्य भी कताई बुनाई उद्योग से संबंध थे। वस्त्र उद्योग के अलावा भारत भवन निर्माण, ईंट व चूना बनाने, पत्थर व लकड़ी की नक्काशी, चीनी, नमक व नील के उत्पादन, कागज़ बनाने, सोना चांदी व जवाहरात के कार्य, तांबा, पीतल, कांसा आदि के से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए भी विश्व विख्यात था। लोहों की गलाई और ढलाई के काम में भी भारत उस समय काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था। देश को समुद्री जहाज बनाने की कला भी अच्छी जानकारी थी। बंगाल में बने जहाज लंदन तक माल ले जाया करते थे। इन उद्योगों से केवल स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति न होती थी, अपितु इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं भारी मात्रा में विदेशों को भी निर्यात ही करती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया, ईरान, अरब देश, पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप और जापान भारतीय वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे। भारत प्रमुख रूप से सूती माल,
रेशमी एवं ऊनी कपड़े, चीनी, नील, काली मिर्च, दालचीनी, जरी व कलात्मक वस्तुएं निर्यात करता था। भुगतान शेष भारत के पक्ष में रहता था, जिसका भुगतान सोने चांदी के रूप में किया जाता था। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत औद्योगिक दृष्टि में बहुत बढ़ा चढ़ा था और इसके निर्यात व्यापार में औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता थी। 18वीं शताब्दी के अंत से पुराने अथवा परंपरागत उद्योग, जो प्रधानतः हस्तशिल्प अथवा दस्तकारी उद्योग के रूप में थे, एक एक कर नष्ट होने लगे। उद्योगों के नाश की यह प्रतिक्रिया वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे अन्य अनेक उद्योग भी इसकी चपेट में आ गए। इनका विनाश क्यों और कैसे हुआ, यह एक लंबी कहानी है। इनका विनाश अंग्रेजी समाजवादी नीति के कारण हुआ। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग का विनाश इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। कुटीर उद्योग तथा दस्तकारियों को नष्ट करने का उपाय। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। उन्होंने जब यह भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप के बाजारों में सबसे अधिक है, तो उन्होंने भारत में व्यापार करना लाभदायक समझा। भारत में सबसे अधिक निर्यात सूती कपड़े का किया जाता था। उस समय सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र सूरत, गुजरात, चंदेरी, बुरहानपुर, मैसूर, मद्रास, जौनपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा तथा बंगाल थे। अहमदाबाद और सूरत रेशमी तथा सूती कपड़े में प्रमुख केंद्र थे। सूती कपड़े के भारी निर्यात को देखकर इंग्लैंड में यह सोचा जाने लगा कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंग्लैंड की धन दौलत भारत चली जाएगी। अंग्रेज़ों ने भारत की दस्तकारियों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला, इंग्लैंड की सरकार द्वारा रेशमी तथा सूती कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध। भारत से सूती कपड़ों के आयात से इंग्लैंड के ऊनी तथा रेशमी कपड़े के उद्योग को हानि हो रही थी। भारत का बना कपड़ा इतना उत्तम था कि उसकी प्रतियोगिता में इंग्लैंड का बना कपड़ा कहीं नहीं ठहर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के उद्योगों को हानि होने लगी। बहुत से उद्योग को ठप हो गए। अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1700 ईस्वी में एक कानून बनाकर रंगे तथा छपे हुए भारतीय कपड़ों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। जो कपड़ा इंग्लैंड में रंगा तथा छापा जाता था, उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं था। यह कानून के बावजूद सफ़ेद कपड़ा भारत में बराबर इंग्लैंड जाता था। सरकार में सफ़ेद सूती कपड़े के आयात को कम करने के लिए उस पर 15% आयात कर लगा दिया। 1720 ईस्वी में एक कानून बनाकर इंग्लैंड के रंगे व छपे जाने वाले भारतीय कपड़ों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। किंतु इन कानूनों के बावजूद भारतीय कपड़े का आयात बढ़ता चला गया। यूरोप के अन्य देश में भी भारतीय कपड़ों पर पाबंदी लगा दी थी। यह आयात कर बहुत बड़ा कर दिया था, किंतु फिर भी भारतीय कपड़ों के निर्यात में विशेष अंतर नहीं पड़ा। दूसरा, दस्तकारों पर अत्याचार।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते ही भारत के कारीगरों तथा बुनकारों पर अनेक अत्याचार आरंभ कर दिए। कंपनी ने बुनकारों को अपना माल कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया। उन पर यह भी दबाव डाला कि वे कंपनी के कारखानों में काम करें और भारतीय व्यापारियों के लिए कम काम करना छोड़ दें। कंपनी की नीति के परिणाम स्वरूप कारीगरों की काम करने की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को अग्रिम धनराशि देकर एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करा लेते थे। इसके अनुसार उनको एक निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में तथा निश्चित मूल्य पर कपड़ा देना होता था। कपड़े का जो मूल्य निश्चय किया जाता था वह बाजार में प्रचलित मूल्य से कम होता था। बुनकारों से कपड़े अत्यधिक दबाव और अन्यायपूर्ण उपायों से प्राप्त किया जाता था। उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता था कि वे कंपनी से ही व्यापारिक संबंध बनाए रखें और कंपनी के लिए ही उत्पादन करें। कंपनी की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था। कभी कभी जुलाहे कंपनी के लिए काम न करके जुर्माना देना अच्छा समझते थे, क्योंकि उन्हें अपना माल का डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अरब व्यापारियों से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता था। बहुत से जुलाहों ने तो कंपनी के अत्याचारों से तंग आकर काम करना ही बंद कर दिया था। इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को हानि हुई। तीसरा, कच्चे माल पर नियंत्रण। अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि भारतीय उत्पादकों को कच्चा माल अधिक से अधिक मूल्य पर उपलब्ध हो। भारतीय कारीगर कच्चा माल अर्थात कपास सूरत तथा बम्बई से खरीदते थे। कारीगरों को पहले कपास 16 से 17 रुपयों प्रति मन के हिसाब से मिलता था, किंतु कंपनी की नीति के कारण अब वह 28 से 30 रुपये प्रति मन के हिसाब से मिलने लगी। यही नीति वे आगे भी अपनाते रहे। इसका कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऊंचे दामों पर कपास लेकर कपड़ा बनाने से बुनकारों तथा उत्पादकों को इतना लाभ नहीं होता था कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस नीति के कारण भारत में बने कपड़े का मूल्य तो बढ़ गया, किंतु उत्पादकों की मजदूरी नहीं बढ़ी। इससे भारतीय उद्योगों को गहरा धक्का लगा। चौथा, भारतीय बाजार पर विदेशी वस्तुओं का अतिपाद्य। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ का आर्थिक ढांचा बदल गया और एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों का अधिक से अधिक विकास करना था। इस वर्ग ने कंपनी को भारत में ऐसी नीति अपनाने पर बाध्य किया जिससे अंग्रेजी उद्योगों को कम कीमत पर कच्चा माल मिल सके और उद्योगों से उत्पादित माल भारत में आसानी से बिक सके। भारतीय निर्माण उद्योग की बलि चढ़ाकर ब्रिटिश उद्योगों की सृष्टि हो गई। जिस तरह का प्रतिकार स्वाधीन रहने पर भारत कर सकता था, वैसा कोई आत्म रक्षात्मक कार्य नहीं कर सका। वह अजनबी लोगों की दया पर निर्भर था। ब्रिटेन में बने सामान पर कर नहीं लगता था और यह सामान
खरीदने को भारत बाध्य था। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने राजनीतिक प्रभुता और अनीति की मदद से अपने भारतीय प्रतियोगियों को दबाए रखा और अंततोगत्वा उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया। यद्यपि बराबर की लड़ाई में वे नहीं टिक पाते। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार विदेशी माल से पट गए। विदेशी माल गांव-गांव तथा शहर-शहर पहुंचाया गया। इससे भारत के पुराने नगर, जो किसी समय उद्योगों से बहुत बड़े केंद्र थे, जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद तथा सूरत इत्यादि, बर्बाद हो गए। ढाका की मलमल जो विश्व में प्रसिद्ध थी, इसका कारोबार ठप हो गया। असंख्य लोग जो जीविका देने वाली कताई और बुनाई की कला भारत में समाप्त हो गई। भारत के कुशल कारीगर शहरों को छोड़कर गांवों में शरण लेने गए। गांवों में जो भी परंपरागत दस्तकारियां थीं, उनको भी गहरी चोट पहुंची और इन कामों में लगे हुए लोग भी खेती में ही आश्रय ढूंढने लगे। इसके परिणाम स्वरूप खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा। इससे गांवों का संतुलन बिगड़ गया। अंततः भारत औद्योगिक देशों से एक खेतीहार देश बन गया। इस औद्योगिक पतन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इसके विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल था वह जाता रहा। इससे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि गंभीर रोगों को तेजी से बढ़ने का अवसर मिला। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 114। उपनिवेशवाद का अर्थ लिखिए। उत्तर प्रश्न 111 का उत्तर देखें। प्रश्न 115। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कृषि पर दुष्प्रभाव बतलाइए। उत्तर अंग्रेजी की कृषि नीति का उद्देश्य भारत का शोषण करना था। इस नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भूमि हस्तांतरण की वस्तु बना दी गई, जिससे भूमि का बंटवारा होने लगा। दूसरा, भूमि को पूंजी विनिमय का साधन बना दिया गया। इस प्रकार कृषि में ऐसा वर्ग पहुंच गया जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं था। तीसरा, कृषकों का ऋणग्रस्त होना। चौथा, भूमि का अत्यधिक विखंडन होना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। पहला ऑप्शन शोषण पर आधारित थी। दूसरा, विकास पर आधारित थी। तीसरा, विदेश निवेश पर आधारित थी। या चौथा, उपयुक्त सभी बातें असत्य हैं। और इसका सही उत्तर है पहला, शोषण पर आधारित थी। दूसरा प्रश्न, कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप पहला, गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ी। दूसरा, रोजगार में वृद्धि हुई। तीसरा, किसान खुशहाल हुआ। या चौथा, उपयुक्त सभी बातें असत्य हैं। इसका सही उत्तर है पहला, गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ी।